श्रीनगर में पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने श्रीनगर में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने वाले आतंकी साकिब मंजूर की तस्वीर भी जारी की है। यह आतंकी श्रीनगर के ही बारजुल्ला का रहने वाला है, जिसकी तलाश में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक दिन पहले श्रीनगर के बारजुल्ला इलाके में इस आतंकी ने एक दुकान के पास खड़े पुलिसकर्मियों पर धोखे से पीछे से फायरिंग की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वहीं आतंकियों की तलाश में चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बल को बांदीपुरा में बड़ी कामयाबी मिली है। बांदीपुरा में लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जब बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पलेसरी से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब भी बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए और ये इंसिडेंट हुआ। जब वो फायरिंग करता है, ये वो दुकान है शिव शक्ति स्वीट, यहाँ पे ये दुकान खुली थी। यहाँ पे कुछ लोग उसमें भी दिख रहे हैं, जो बाद में बाकी लोग यहाँ की तरफ भाग रहे हैं और लगता है कि वो वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही वो गिर गए हैं पुलिस के लोग। जिस जगह पर यह हमला हुआ वो पुलिस स्टेशन के बेहद करीब है, इसलिए पुलिस वाले अक्सर यहाँ चाय पीने आया करते हैं। घटना के वक्त भी पुलिस वाले बिल्कुल निहत्थे चाय पीने के लिए ही आए थे, लेकिन बुज़दिल आतंकी उन्हें पीठ पर गोली मारकर भाग निकला। फौरन जख्मी हुए पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तरफ इलाके की पूरी तरह नाकेबंदी कर आतंकी की तलाश शुरू हो गई, लेकिन आतंकी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने गोली चलाने वाले आतंकी की पहचान जरूर कर ली, जिसका नाम साकिब मंजूर बताया गया। सीसीटीवी फुटेज में साकिब का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी कुछ और तस्वीरें एजेंसियों के पास पहले से मौजूद थीं, जिनसे उसका चेहरा मिलाकर देखा गया। साकिब मंजूर का ताल्लुक टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन से बताया गया। वहीं गोली लगने के बाद जख्मी हुए दोनों पुलिस वालों की जान बचाई नहीं जा सकी, जिसके बाद उनके घरों में मातम शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद पुलिस कर्मियों को अंतिम विदाई दी। उसी वक्त घर की महिलाओं के रोने की आवाजें गूंजने लगी। आसपास के लोग भी घर वालों को ढांढस बंधाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच गए। हमले के थोड़ी देर बाद टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ एक ऐसा संगठन है जिसके लश्कर तैयबा ही चलाता है। इस संगठन का पिछले कुछ दिनों में कई मामलों में नाम आया। सोमवार को एक ढाबे पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ही ले ली थी। जिस ढाबे पर हमला हुआ था वो उस जगह से बेहद करीब था जहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए विदेशी राजनयिक ठहरे हुए थे। अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई थी और उस हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ही ली थी। सूत्रों के मुताबिक लश्कर ने ही पिछले साल 2 नए संगठन बनाए थे, जिनमें एक टीआरएफ और दूसरा टीएमआई है। एफएटीएफ की लश्कर पर सख्त निगरानी होने की वजह से ये नए संगठन बनाए गए जो कश्मीर में आतंक की फसल बोने में लगे। लेकिन सुरक्षा बल की तरफ से आतंक की फसल को बर्बाद करने का अभियान भी जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां और बडगाम में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों को ठिकाने लगाने का अभियान एक दिन पहले शुरू किया गया और शोपियां के जिस इलाके में तीनों आतंकी छिपे थे वहां जवानों ने सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सेना के कई जवान उस इलाके में तैनात हो गए जहां तीनों आतंकी छिपे थे। बताया गया कि आतंकियों ने एक घर में कुछ लोगों को बंधक बनाकर बचने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये चाल भी नाकाम रही। 3 टेररिस्ट मारे गए जो अलबदर से ताल्लुक रखते हैं। तीनों लोकल मिलिटेंट हैं। शोपियां की तरह बडगाम में भी एक आतंकी सुरक्षा बल की गोलियों से घायल हो गया। हालांकि वो मुठभेड़ वाली जगह से भागने में कामयाब रहा। बडगाम में हुई मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। शहीद जवान को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद पर आज मोल्डो में 10वें दौर की बैठक होगी। एलएसी के पास विवाद वाली जगह से चीन की सेना के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के कमांडरों के बीच ये पहली बैठक होगी। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की खबर है कि इस बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सेना की तैनाती हटाने को लेकर चर्चा होनी है। तो वहीं पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से चीन की सेना के पूरी तरह से हटने के बाद ये बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक से पहले चीन ने गलवान में हुई झड़प पर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दबाव बनाने की कोशिश की है।
समझौते के तहत चीन की सेना एलएसी पर काफी पीछे हट चुकी है और दोनों देशों के बीच 10वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी होने वाली है। लेकिन इस बातचीत से पहले चीन ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। चीन ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी किए जो पिछले साल जून में गलवान घाटी के बताए गए हैं। इनमें एक वीडियो में भारतीय फौज चीन की सेना के सामने डटी नजर आई। हालांकि चीन ने इन वीडियो के जरिए भारतीय सेना को आक्रामक दिखाने की कोशिश की, लेकिन 10वें दौर की बैठक से पहले इसे चीन की दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। आपको बता दें, लद्दाख में पैंगोंग झील के पास के इलाकों से चीनी सेना पीछे हट चुकी है, जबकि 10वें दौर की बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सैनिकों को हटाने पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़की से हुई छेड़खानी के आरोप पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक गुट के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक लड़के पर उनकी लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मारपीट की इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिनमें एक तस्वीर में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नजर आए। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ डंडे चलने लगे। लात और घूंसों की आजमाइश भी इस लड़ाई में खूब हुई। घर की महिलाएं भी अपना हाथ आजमाने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी जमकर डंडे बरसाए। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां चीख पुकार मच गई। डंडों की मार से खुद को बचाते हुए कुछ लोग तो पास के नाले में गिर पड़े। इस मंजर को देखकर ऐसा लगा जैसे सभी लोगों के सिर पर खून सवार हो। थोड़ी देर बाद मारपीट तो रुक गई, लेकिन दोनों ओर के लोगों में तीखी बहस का सिलसिला जारी रहा। बताया गया कि मारपीट की इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जबकि 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कंगना रनौत ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। कंगना रनौत ओडिशा के पुरी पहुंची, जहां उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। 4 धाम में से एक धाम है, तो यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल रीजन के लिए आई हूँ। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून में यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर बात की गई। इस बैठक में एनआईए के अधिकारी भी शामिल रहे। कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली के पास नोएडा में बन रहे एक फ्लाईओवर के पिलर का कुछ हिस्सा गिर गया। इस हादसे में वहां काम कर रहे 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी ने पुल बनाने वाली कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पर 10 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस टीम में चुने जाने पर सभी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि वो मुंबई इंडियंस के काफी बड़े प्रशंसक हैं। I'm excited to join the MI Peloton. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राजस्थान के मकराना की सुन्नी जामा मस्जिद के मौलवी शमसुद्दीन कादरी का वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद से 2025 का डर दिखाकर लोगों को राहुल गांधी की रैली में जाने को कहा गया। सभा स्थल पर पहुंच करके अपनी जिंदादिली का सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। मौलाना साहब मस्जिद से ऐलान कर रहे हैं और जो कहा उन्होंने वो कांग्रेस की भाषा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ महिलाओं ने मिलकर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि उनके बीच गांव के रास्ते को चौड़ा करने के मुद्दे पर विवाद हुआ था, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में वो आदमी रास्ता चौड़ा करने के काम में जुटी एक महिला को धक्का देता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद वहां मौजूद कई महिलाएं उस पर पत्थर और लाठी लेकर टूट पड़ी। सबसे पहले एक महिला ने उस पर मिट्टी के बड़े ढेले से वार किया और उससे भिड़ गई, जिसके बाद वो आदमी उस महिला पर घूंसे बरसाने लगा। इस बीच उस महिला ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके गिरते ही दूसरी महिलाएं उस पर टूट पड़ी। एक महिला तो उस पर लाठी से ताबड़तोड़ वार करने लगी, जबकि दूसरी महिलाएं उस पर पत्थर बरसाने लगी। जमीन पर गिरा वो आदमी महिलाओं की गिरफ्त से छूटने की हर मुमकिन कोशिश करने में जुटा रहा, लेकिन उसकी एक न चली। इस दौरान एक दूसरी महिला ने उसे बचाने की कोशिश की। इसी बीच वहां एक बुजुर्ग आदमी पहुंचा और वो मारपीट कर रही महिलाओं पर लाठी लेकर टूट पड़ा, जिसकी वजह से जमीन पर गिरा आदमी छूट गया। हालांकि इसके बाद भी वहां काफी देर तक बवाल होता रहा। पिछले साल एलएसी पर हुई झड़प में चीन ने अपने सैनिकों की मौत की बात कबूल कर ली। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि करीब 8 महीने बाद चीन ने माना कि गलवान में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प में उसके जवान मारे गए थे।
हालांकि चीन ने इस घटना में अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कही और 1 सैनिक के घायल होने का जिक्र किया, लेकिन माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। चीन उन आंकड़ों को छिपाकर चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल जून के महीने में हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि दुनिया की कई एजेंसियों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा किया था। हालांकि अब समझौते के तहत चीन की सेना LAC पर काफी पीछे हट चुकी है और दोनों देशों के बीच 10वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी होने वाली है। इस बातचीत से पहले चीन ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चीन ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी किए जो पिछले साल जून में गलवान घाटी के बताए गए। इनमें एक वीडियो में भारतीय फौज चीन की सेना के सामने डटी नजर आई। हालांकि चीन ने इन वीडियो के जरिए भारतीय सेना को आक्रामक दिखाने की कोशिश की, लेकिन 10वें दौर की बैठक से पहले इसे चीन की दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास के इलाकों से चीनी सेना पीछे हट चुकी है, जबकि 10वें दौर की बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सैनिकों को हटाने पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार आग की भीषण लपटों में घिर गई। ये घटना तब हुई जब कार के इंजन में कुछ काम किया जा रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कार से आग की भीषण लपटें आसमान में उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। इस घटना की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी आग बुझाने तक की कोशिश नहीं की। गाड़ी वेल्डिंग कराने आया था, बैटरी का जरा सा टाका लगवाने आया था, पीछे से पेट्रोल टपका और उसमें शॉर्ट सर्किट आ गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही वहां फौरन फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची और फिर पाइप की मदद से कार में लगी आग पर पानी की बौछार की गई। थोड़ी ही देर में आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का ऐसा कहर टूट रहा है कि मौसम मनमानी करने लगा है। पश्चिम एशिया के रेगिस्तानी इलाके में जहां सर्दियों में भी गर्मी ही होती है, वहां बर्फीले तूफान ने आतंक फैलाने की कसम खा ली। इजराइल, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों के जिन इलाकों में बरसों से बर्फबारी नहीं हुई थी, वहां भी धुआंधार बर्फ गिर पड़ी है और हाल यह हो गया है कि गर्म इलाका भी बर्फिस्तान की शक्ल लेने लगा है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान से आई तस्वीरों में दूर दूर तक जहां तक नजर गई बस बर्फ ही बर्फ दिखी। कोहरे की वजह से कुछ दूरी के बाद दिखाई देना भी बंद हो गया। कुछ जगह तो बर्फीली हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे को भी पार कर गई। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि कोरोना का टीका लगाने का काम भी ठप पड़ गया, लेकिन बर्फ को देखकर लोग ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि खुद को मस्ती करने से रोक नहीं पाए। 6 سنين ما وصلناش الثلج بالذات على المناطق العالية لأنها في عمان। ठीक जॉर्डन जैसा हाल लेबनान का भी होता नजर आया, बल्कि वहां की बेका घाटी से आई तस्वीरें देखकर ये कह पाना मुमकिन ही नहीं था कि ये लेबनान है, क्योंकि वो यूरोप के ठंडे इलाकों जैसी नजर आई। बर्फीले तूफान ने लेबनान की सूरत ही बदल डाली, सड़कें बंद हो गई, कई इलाकों में बिजली भी कट गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर चोरी के आरोप में एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी बस से एक यात्री का बैग चुराकर भाग रहा था, जिसे लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर मरम्मत की गई। मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक आदमी उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाता नजर आया। तभी पीछे से आए एक आदमी ने उस पर दनादन थप्पड़ चलाने शुरू कर दिए। काली रंग की शर्ट पहने एक दूसरे आदमी ने भी उस पर अपने हाथ साफ किए। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। सड़क किनारे काफी देर तक उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि बाद में उसे लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले महीने चांदनी चौक में जिस हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था, आसपास रहने वाले लोगों ने बीती रात उसे फिर बना दिया। हालांकि ये मंदिर ठीक पहले वाली जगह पर न होकर उसके बेहद करीब बनाया गया, जिसके बाद मंदिर पर लोगों का तांता लग गया। भक्तों की मंडली वहां जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करती नजर आई। सामने आई तस्वीरों में चांदनी चौक में सड़क के बीचों बीच टीन की शीटों से छोटा सा मंदिर बना नजर आया। मंदिर के अंदर हनुमान की उसी मूर्ति की स्थापना की गई जो पुराने मंदिर में हुआ करती। चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्लान के चलते जिस मंदिर को तोड़ा गया था, कल रातों रात उस मंदिर की स्थापना यहाँ के लोगों ने कर दी है।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी नए नवेले हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने वहां पूजा की और पुराना मंदिर तोड़ने का आरोप दिल्ली सरकार पर मढ़ते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा। वो भी हनुमान जी के भक्त होने का अपना दावा करते हैं, तो वहां जाएं, वहां गलती का प्रायश्चित करें। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चांदनी चौक में नया हनुमान मंदिर बनाने का समर्थन किया। मुझे पता चला कि वहां पे मंदिर बन गया है, तो मैं भी कल जाऊंगा। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के लिए जब पिछले महीने वहां बने हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था, तब काफी बवाल हुआ था। फिल्म बेल बॉटम 28 मई को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया गया। यह फिल्म 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा को अंतिम विदाई दी। सतीश शर्मा का अंतिम संस्कार दिल्ली के लोधी रोड में किया गया। इस दौरान राहुल ने भी पार्थिव शरीर को कंधा दिया। कैप्टन सतीश शर्मा 73 साल के थे और 2 दिन पहले कैंसर की वजह से उनका गोवा में निधन हो गया था। श्रीलंका के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 37 साल के धमिका ने अपने करियर में 25 टेस्ट, 24 वनडे और 1 T20 मैच खेला। इनमें उन्होंने कुल 107 विकेट हासिल किए। शिवराज सरकार में मंत्री कमल पटेल ने राज्य में अवैध खनन के मुद्दे पर एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। इस चिट्ठी ने कांग्रेस को बैठे बिठाए शिवराज सिंह चौहान पर हमले का मौका दे दिया। आपका मंत्री आपको कहता है आपकी सरकार माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं करती। चिट्ठी लिखने के पीछे कमल पटेल की मंशा को सही बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बचाव की कोशिश की। वही भाव है कि अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए और अवैध उत्खनन की रोकथाम होनी चाहिए। दिल्ली के शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय अपना एक वीडियो वायरल होने पर घिर गए, क्योंकि इस वीडियो में वो परीक्षा देने वाले छात्रों को आंसर शीट में कुछ भी लिखने को कहते दिखे। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को ही रिपीट कर दें, हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। हमने सीबीएसई को ही बोला हुआ है, कुछ भी अगर बच्चा लिख देगा तो नंबर मिलेगा। जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेर लिया। बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दिल्ली सरकार। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी जानकारी जुटाने से पहले इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसा कोई ऑडियो सुना नहीं, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ का एक छोटा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। पिछले कई दिनों से रामसू इलाके में पहाड़ों से लगातार मलबा आ रहा है, जिसे हटाने का काम जारी है। लेकिन रास्ता साफ होने से पहले ही एक बार फिर पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आ गिरा। इसके बाद वहां धूल का गुबार छा गया। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। फटिया 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 बहुत खतरा बन चुका है स्लाइड आते हुए, और कौन ये आई 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 पहाड़ टूटने की इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए। लोगों को ये डर भी था कि पहाड़ से अभी और मलबा आ सकता है, जिसकी वजह से वो लोग दूसरे लोगों को दूर हटने के लिए कहते रहे। दूर हो जाओ, दूर। इस घटना के बाद प्रशासन के लोगों की परेशानियां बढ़ गईं, क्योंकि हाईवे पर मलबे का ढेर जमा हो गया, जिसे हटाना अब उनके लिए एक चुनौती है। यूपी के उन्नाव में दलित समुदाय की जिन 2 लड़कियों के शव संदिग्ध हालात में मिले थे, उनका कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। इन दोनों लड़कियों के शव मिलने के बाद से ही वहां तनाव के हालात बने हुए हैं, इसलिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा में उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। लड़कियों के शव जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाए गए तो गांव के लोग कम और पुलिस वालों की भीड़ ज्यादा नजर आई। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा में भी पुलिस के कई जवान मौजूद रहे। यूपी सरकार ने भरोसा दिया कि घटना के आरोपियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। जो भी दोषी होगा, कितनी पहुंच का होगा, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। बताया गया कि लड़कियों के अंतिम संस्कार के वक्त वहां के हालात न बिगड़े, इसलिए लखनऊ और रायबरेली से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई, जिनकी निगरानी में दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार किया गया। देर शाम पुलिस ने उन्नाव कांड का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा, जिनमें एक नाबालिग बताया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि विनय नाम के आरोपी ने ही एक तरफा प्यार की वजह से इस घटना को अंजाम दिया। ये चौंकाने वाली बात भी सामने आई कि आरोपी ने पानी की बोतल में जहर मिलाकर सिर्फ एक लड़की को मारने की साजिश रची थी, लेकिन गलती से बाकी 2 लड़कियों ने भी वही पानी पी लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी लड़कियों के घर के पास ही रहते हैं और उनकी आपस में काफी अच्छी जान पहचान बताई गई। घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा
पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने पीएम वाणी योजना के तहत अपने सभी वार्डों में लोगों को फ्री इंटरनेट देने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया। News18.com की रिपोर्ट है कि नगर निगमों की हाल ही में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि राजधानी के कुल 272 वार्डों में 5000 वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। वाईफाई हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहां लोग वाईफाई तकनीक के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी सहूलियत लोगों तक पहुंचाने के लिए हर वार्ड में 20 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। एक राउटर को लगाने में दिल्ली नगर निगम को करीब 4720 रुपए खर्च करने होंगे। नगर निगम को उम्मीद है कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। असम के माजुली में लोगों ने पुल की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठे तरीके से आभार जताया। माजुली में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दीपावली जैसा नजारा दिखाई दिया। इलाके के लोगों ने 1 लाख दियों की मदद से थैंक यू मोदी जी लिखकर पीएम का आभार जताया। 2 दिन पहले पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में माजुली में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया था। अमेरिका के टेक्सास से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां आग में एक इमारत जलकर सुहा हो गई। इस घटना में किसी व्यक्ति को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग बुझाने में दमकल के पसीने छूट गए, क्योंकि भीषण ठंड की वजह से इलाके में मौजूद पानी की पाइपलाइन जम गई, जिसके बाद उन्होंने दूसरे इलाके से पानी का इंतजाम कर आग बुझाने की कवायद शुरू की। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में वो इमारत लपटों में घिरी नजर आई। उसका लगभग हर हिस्सा आग की जद में आ चुका था। उसकी खिड़कियों और बालकनी से लपटें और धुएं का गुबार उठ रहा। इस बीच इमारत के कुछ हिस्से टूटकर नीचे भी गिरते दिखे। आग बुझाने के लिए वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आई। कुछ दमकल कर्मी हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से इमारत के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करते नजर आए। Our main concern is water supply. Way down there is some water. That's where we're filling our. ये आग जिस इमारत में लगी वहां कई परिवार रहते थे, जिन्हें पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसमें आधी सजा काट लेने का हवाला देकर जमानत मांगी गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा अभी आधी सजा कहां हुई है। स्वामी रामदेव ने दावा किया कि पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल को अब कोरोना वायरस की दवा के रूप में मान्यता मिल गई है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना वायरस की सहायक दवा के तौर पर मान्यता दे दी है। इसके अलावा DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोनिल के एक्सपोर्ट का रास्ता भी साफ हो गया। पिछले साल स्वामी रामदेव ने इसी कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर घोषित किया था, लेकिन बाद में आयुष मंत्रालय ने इसे केवल इम्यूनिटी बूस्टर कहा था, यानी ऐसी दवा जिसे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाया जा सके। पतंजलि का दावा है कि पिछली बार आयुष मंत्रालय ने जानकारी का अभाव होने की वजह से इसे इम्यूनिटी बूस्टर कहा था। हालांकि बाद में आयुष मंत्रालय ने एक कमेटी बनाकर कोरोनिल की वैज्ञानिक मापदंडों पर जांच की और जांच में दवा को कोरोना वायरस के मरीजों पर असरदार माना गया। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल दवा लेने वाले 70% कोरोना मरीज दवा लेने के 3 दिन के अंदर ठीक हो गए। स्वामी रामदेव ने न्यूज़ 18 को ये इंटरव्यू में दावा किया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोनिल दुनिया की अकेली दवा है। दुनिया की पहली दवाई हो गई है। देखो, वैक्सीन वो प्रिवेंशन है, वो दवाई नहीं। कोरोना होने के बाद कोई वैक्सीन नहीं करेगी का। कोरोना होने के बाद तो कोरोनिल खानी पड़ेगी, और जो हमारे समर्थक हैं उनको भी, और जो हमारा विरोध करते हैं वो भी दवाई यही खा लें और बाद में ठोक करके विरोध करें। उन्होंने भी ये दावा भी किया कि कोरोनिल की भारी मांग के बावजूद दवा की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश के और दुनिया के लोगों को एक सस्टेनेबल हेल्थ मिले, जिसमें किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना हो, कोई केमिकल्स का जहर ना हो, और वो भी उपचार और उपकार की भावना से। ये यदि कोई दूसरी कंपनियां बनाती, विदेशी कंपनियां, उनको कोई मेडिसिन मिल जाती, अभी तो प्रिवेंशन में अटके हुए हैं, तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपए की बेचते वो लोग। हमने 535 रुपए की तब दी थी, तो 5,000 रुपए की ब्लैक में बिक रही थी कोरोनिल और सारी मुफ्त लगाई जा सकती है। यूपी सरकार बजट सत्र में राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दे सकती है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्य सरकार वहां मुफ्त कोरोना टीका लगाने का ऐलान कर सकती है। इसके लिए सरकार बजट में अलग से फंड बनाने पर विचार कर रही है। यूपी विधानसभा में सोमवार को बजट पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह सुबह से गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो रविवार को अहमदाबाद में निकाय चुनाव के लिए मतदान करेंगे। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन आईपीएल के पूरे सीजन में खेलेंगे और इसके लिए वो अप्रैल में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा नहीं लेंगे। वहां के क्रिकेट बोर्ड ने शाकिब को इसकी मंजूरी भी दे दी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली नोट मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि कर्ज चुकाने के लिए इस आरोपी ने अपने मकान में ही ये नकली नोट छापने शुरू कर दिए थे। इंट्रोगेशन में इसका कहना ऐसा है कि इसके ऊपर तकरीबन 6 लाख का कुछ कर्जा है। यूपी के प्रतापगढ़ में हनुमान मंदिर में एक बंदर की मौजूदगी का वीडियो वायरल हो गया। ये बंदर मंदिर के अंदर हनुमान की मूर्ति के सामने बैठ गया और वहां रखी रामायण की किताब के पन्ने पलटने लगा। जब ये बंदर मंदिर के अंदर था, उस समय वहां सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने टोल वसूलने के मुद्दे पर मारपीट के बाद तोड़फोड़ कर दी। उस टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने विवाद बढ़ने पर एक शख्स से मारपीट की, जिसके बाद वहां मौजूद बाकी लोग भड़क गए और उन्होंने टोल प्लाजा पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। उनमें कुछ लोगों ने हाथों में लाठियां उठा ली और टोल प्लाजा के शीशों को तोड़ना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी वहां पहुंच गई और तोड़फोड़ कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इससे पहले हंगामा कर रहे लोगों ने टोल प्लाजा से होकर गुजर रही कुछ गाड़ियों को वहां रोकने के लिए उनका रास्ता भी रोका। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटों का आंकड़ा पार कर नया इतिहास रचेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी का परचम लहराने का दावा किया। हिमाचल के बिलासपुर में अपने पिता से मिलने पहुंचे नड्डा ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और बंगाल की जनता ने ममता सरकार को गिराने का मन बना लिया है। आने वाले चुनाव में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 200 पार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन वहाँ बंगाल की जनता देने को आतुर है। ममता जी की पाँव के नीचे से धरती खिसक चुकी है। लोगों ने तय कर लिया है कि ममता जी की सरकार, टीएमसी की सरकार को गिराना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक लड़की की संदिग्ध मौत पर 2 गांवों के लोग आमने सामने आ गए। लड़की के घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और पूरे गांव के साथ लड़की के शव को लेकर उसकी ससुराल पहुंच गए। वहां उन्होंने पहले जमकर हंगामा किया और फिर लड़की के शव का वहीं अंतिम संस्कार कर दिया। मातम के इस माहौल में वहां हर तरफ दर्द भरी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन अगले ही पल दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ गए। दोनों गांव वालों के बीच हाथापाई होने लगी। मौके पर लाठियां लहराई जाने लगी। जानकारी मिलने पर पुलिस का पूरा अमला इस हंगामे को शांत करवाने के लिए वहां पहुंच गया। मुझे सब पता था, ये मुझे बताती थी, मेरी सासू माँ मुझे जीने नहीं देती है। लड़की के रिश्तेदारों के अलावा उसके गांव वालों ने भी ससुराल के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। ये सुसाइड केस नहीं है, उन्होंने इसको गला दबा के मार दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लड़की के सास, ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया। म्यांमार के मैंडले में सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन में मारे गए प्रदर्शनकारी को लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। 9 फरवरी को राजधानी नेप्योडो में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 20 साल की उस प्रदर्शनकारी के सिर में गोली मार दी थी, जिसकी 10 दिनों बाद अस्पताल में मौत हो गई। जिसके बाद तख्ता पलट कर रहे लोगों ने उसे नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इसके लिए उस प्रदर्शनकारी की सड़क किनारे कई पोस्टर और तस्वीरें लगाई गईं। इसके बाद लोगों ने उसकी याद में वहां मोमबत्तियां जलाईं। कई लोग उसकी तस्वीर के पास लाल रंग का गुलाब लगाते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी के सम्मान में जुटे लोगों ने सैन्य शासक की तस्वीरों को अपने पैरों तले रौंदकर तख्ता पलट का विरोध भी किया। इस दौरान वहां खड़ी एक महिला सुबकती नजर आई और तो और एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए सैन्य शासक से लोगों को निशाना नहीं बनाने की अपील की।
नींद उड़े उन लोग मारे या सोए मारे। 20 साल की उस महिला प्रदर्शनकारी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसमें शामिल लोग काफी देर तक उसके सम्मान में वहीं खड़े रहे। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन ग्रीन पीस की रिपोर्ट में प्रदूषण पर बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि पिछले साल दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद वायु प्रदूषण का खतरा बरकरार रहा और दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली भी शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल वायु प्रदूषण की वजह से अकेले दिल्ली में ही 54,000 लोगों की मौत हुई और इतना ही नहीं, ये दावा भी किया गया कि इसका असर दिल्ली की आर्थिक सेहत पर पड़ा और करीब 60,000 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले एशियाई शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या ज्यादा गंभीर है, जिसकी बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं, कोयले से चलने वाले बिजली घर, आतिशबाजी, जंगल की कटाई और पराली है। ग्रीन पीस की यह रिपोर्ट सामने आते ही मौके की ताक में बैठी बीजेपी को प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया। दिल्ली सरकार की नाकामी और लापरवाही की वजह से आज विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली गिना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने केरल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। Over 20 lakh solar power pumps are being given to farmers. गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और निकाय चुनाव से जुड़ी उसकी एक याचिका खारिज कर दी। अपनी इस याचिका में कांग्रेस ने 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनावों के नतीजे एक ही दिन घोषित करने की मांग की थी। गुजरात में रविवार को 6 नगर निगमों के लिए मतदान होगा और इसके नतीजे मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। इसके बाद 28 फरवरी को जिला पंचायत, तहसील और 81 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग होगी, जिनके नतीजे 2 मार्च को आएंगे। रेलवे ने बताया कि किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से देश भर में करीब 2 लाख यात्रियों को परेशानी हुई। इसके अलावा करीब 150 ट्रेनों को अलग अलग जगहों पर रोका गया। हालांकि रेलवे ने अब सभी ट्रेनों के समय पर चलाए जाने की जानकारी दी। एक दिन पहले कृषि सुधार कानूनों के विरोध में कई किसानों ने ये रेल रोको आंदोलन किया था। यूपी पुलिस ने उन्नाव में 2 दलित बहनों की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें एक नाबालिग बताया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए विनय नाम के आरोपी ने ही एक तरफा प्यार की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पानी की बोतल में जहर मिलाकर सिर्फ एक लड़की को मारने की साजिश रची थी, लेकिन गलती से बाकी 2 लड़कियों ने भी उस बोतल से पानी पी लिया। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए दोनों आरोपी लड़कियों के घर के पास ही रहते हैं। एक नाबालिग है, जो बालिग है उसका नाम विनय उर्फ लंबू है, वो पाठकपुरा का रहने वाला है। उसके द्वारा पूरे घटना में कन्फेशन दिया गया है, स्वीकार किया गया है। उसके द्वारा उसके बयान के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसकी इन लड़कियों के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की को प्रपोज भी किया था और उसका फ़ोन नंबर मांगा था। लड़की द्वारा उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया गया था, फ़ोन नंबर देने से इनकार कर दिया गया था। इससे जेलसी और आक्रोश में आकर उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। एशिया के सबसे बड़े स्लम माने जाने वाले मुंबई के धारावी में कोरोना के फिर से पैर पसारने के बाद मुंबई नगर निगम बीएमसी एक्शन में आ गई। पिछले कुछ दिनों में धारावी और उसके पास के इलाकों में रोजाना 20 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और इसलिए बीएमसी ने वहां मोबाइल टेस्टिंग और आरोग्य सेविका की शुरुआत कर दी, जिसके तहत महिलाओं की कई टीमें लोगों के घर घर जाकर उनकी जांच करती नजर आईं। उन्होंने लोगों के शरीर के तापमान के साथ उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया। हमारे साथ आरोग्य सेतु सेविका है, जो घर घर जाकर लोगों का टेम्परेचर चेक करती हैं और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स निकलते हैं तो उन्हें लेकर जाती हैं और उनका टेस्ट करवाती हैं। लंबे वक्त तक कोरोना का हॉटस्पॉट रही धारावी का दोबारा वो हाल न हो, इसके लिए बीएमसी ने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन का भी सहारा लिया। ये मोबाइल वैन उस इलाके में जाती है जहां कोरोना का मरीज सामने आया है और उसके बाद उस मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट किया जाता है। हम लोग टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के लिए लगातार पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइंस का ठीक से पालन हो रहा है, इसकी तस्दीक के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और डिप्टी मेयर सुहास वाडकर भी एक 5 सितारा होटल पहुंचे। बहुत से होटल ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, एक पूरा फ्लोर उनके लिए रखा है। बीएमसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी लोगों से कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करने की अपील की। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है।
बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।